हेलो एवरीवन। तो आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जितनी भी हमें पृथ्वी के ऊपर भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं वो जो भू आकृतियाँ हैं वो कैसे बनी हैं, यानी कि इसके कौन कौन से कारक हैं इनके बारे में जानेंगे, और साथ ही हम जानेंगे कि इन आकृतियों का विकास कैसे हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यानी कि पृथ्वी के जो ऊपर का जो धरातल है हमें देखने को मिलता है, इसका निर्माण करने वाले पदार्थों पर, यानी कि पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पर अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद, यानी कि अपक्षय की प्रक्रिया होने के बाद भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं। जैसे जल प्रवाहित जल है, यानी कि बहता हुआ जल है, भूमिगत जल है, वायु है, हिमनद तथा जो तरंग है, ये सब अपरदन करते हैं। आप ये जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है, यानी कि जब अपरदन की क्रिया होती है तो पृथ्वी का जो ऊपर का धरातल होता है इसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है, यानी कि जो निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है वो अपरदन प्रक्रिया का ही परिणाम है, और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूँकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। यानी कि अगर हम एकदम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो जो छोटे से मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं, यानी कि एकदम छोटे से लेकर के जो मध्यम आकार के जितने भी हमें भूखंड देखने को मिलते हैं वो सब क्या हैं, भू आकृति हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थल खंड को भू आकृति कहते हैं तो फिर भू दृश्य क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं। बहुत सी संबंधित आकृतियाँ जो मिलकर भू दृश्य बनाती हैं, यानी कि बहुत सारी आकृतियाँ जो होती हैं, जो छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं वो सब मिल कर के ही भू दृश्य बना देती हैं। और जो भूतल के विस्तृत भाग हैं, यानी कि बड़े बड़े भाग हैं, ये भू दृश्य, ठीक है। प्रत्येक भू आकृति को अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक भू आकृति हमें देखने को मिलती है उनकी अपनी एक भू आकृति, भौतिक आकृति होती है, अपना खुद का आकार होता है, और वह पदार्थ होते हैं जो कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण इनके आकार बनने में लंबा समय लग जाता है। किस लिए लगता है लंबा समय? क्योंकि जो पृथ्वी की जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है बहुत ही धीमी गति से कार्य करती हैं, इस वजह से बहुत लंबा समय लग जाता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है और भू आकृतियों के एक बार बन जाने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है। यानी कि जब एक बार भू आकृति बन गई तो समय समय पर जो है उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता रहता है। जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे तथा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचालन के कारण क्या होता है कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं से प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। उनकी वो जो अपना रूप है वो बदलती रहती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में एक भू आकृति के रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था है। यानी कि यहाँ पर जो भूतल यहाँ पर जो ये विकास का मतलब समझाया गया है, भू आकृतियों का जो विकास है उसका जो अर्थ समझाया गया है यहाँ पर, उसका मतलब है कि तो जो भूतल है हमारा, जो ज़मीन है उसका जो एक भाग है वो एक भाग है एक भू आकृति का, और दूसरे भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित होने की जो अवस्थाएं होती हैं वो सब क्या है, इनका विकास है। इसका अभिप्राय यह है कि जो प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। इस एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। जो भी अलग अलग हमें स्थल रूप देखने को मिलते हैं उनकी जो अवस्थाएं विकास होता है, और उस विकास में क्या होता है कि जो उसको अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, जिसे युवावस्था,
प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्ध अवस्था से की जा सकती हैं। भू-आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। इनके जो भूतल है उसके लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है, ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप में उपयोग किया जा सके। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम जो भू आकृति हैं उनको क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है। यानी कि भू आकृतियों को पढ़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम इसके अध्ययन कर लेते हैं, इसका ऐतिहासिक विकास को समझ लेते हैं, तो इससे जो असंतुलित किए बिना भविष्य में इसकी जो संभावनाएं हैं इसको ख़राब करने की या फिर संभावनाएं वो कम किए बिना इसका जो प्रभावशाली रूप है उसमें उपयोग हम कर सकते हैं, किया जा सके। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू-आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है वो बेसिनों, घाटियों व निचले स्वरूपों को भरकर, यानी कि निचले स्थल रूप जो होते हैं उनको पहले भर देती है। उसको भरने के बाद धरातल का जो उनका पहले का स्वरूप होता है उनको परिवर्तित कर देती है। फिर उसके बाद अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित जल तल फिर से अपरदित होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ये स्थान था, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की घाटी थी, ये एक तरीके का तल है, यहाँ पर एक तरीके का तल है और इस तल के अंतर्गत ये ऐसा करके गहरा था और यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ और फिर मान लीजिए कुछ इसी तरीके से फिर बहुत दूर क्षेत्र में से कहीं से और गहरा था, कहीं पर खूब ऊंचा था। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें जो ये वाली जो घटना है जो कि निक्षेपण की प्रक्रिया है, यानी निक्षेपण की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत एक तेज़ी से हवा आएगी और तेज़ी से हवा आने के बाद ये जो मिट्टी है वो कट करके ये इसको भर देगी, यानी कि इसको एक तरीके से कर देगी। फिर उसके बाद एक तरीके की, यानी कि चाहे वो हवा की उससे हो या फिर मतलब जो पवनें चलती हैं उनकी वजह से हो, वायु की वजह से, या फिर जो जल होता है जल की वजह से हो, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि इससे जो है वो निक्षेपण की वजह से जो है वो तल भर जाएगा, आकर के उसको फुल भर देगा। ये भर जाएगा, भरने के बाद फिर से क्या होगा, मतलब कि अपरदन होगा। अपरदन के पश्चात यानी कि अपरदन होगा, यानी कि फिर से इसका कटाव हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये क्षेत्र था, फिर इसका कटाव होता चला जाएगा, कटाव होगा, कटाव होने के बाद यानी कि जो पहले ऐसा क्षेत्र था, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा इस तरीके का बन गया, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कटता चला गया, यानी कि इसका क्या हुआ, अपरदन हो गया। एक तरीके से अपरदन होने के बाद फिर क्या होगा, इसका निक्षेपण हो जाएगा। अगर पहले से यहाँ से एक सार मिट्टी थी और यहाँ से गहरा गड्ढा था, तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ से तो हो जाएगा इसका अपरदन, यानी कि यहाँ से जो कटाव हो जाएगा, कटाव होने के बाद जो मिट्टी वो आगे जाके हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्या हुआ अपरदन, और यहाँ पर आकर के जो स्थल रूप था वो ढक गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इसका निक्षेपण हो गया। यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार इस तरीके से जो है वो चलती रहती है। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवनें व तरंगे प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी कारक होते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है ये जो प्रवाहित जल की वजह से, यानी कि बहते हुए जल की वजह से होती है, भूमिगत जल की वजह से, हिमनद, पवन और तरंग के जो प्रबल ये तरंगों की वजह से जो है ये प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं, यानी कि इनके ये कारक हैं जिनके साथ अपक्षय व बृहत क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं। यानी कि अपक्षय और बृहत क्षरण जो होता है ये भी भूतल को आकार दे देते हैं। ये भू-आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक विकास होता है। प्रत्येक भू-आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू-आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, उस पर कार्य करती हैं और उनके परिणाम स्वरूप इनका परिणाम क्या होता है कि जो इनके द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या है, ये परिणाम कुछ और नहीं है अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं हैं। तो इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें उनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताता है जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं।
अब हम देखते हैं अधिकतर भू-आकृतिक क्रियाओं का बोध नहीं होता, यानी कि जो ज़्यादातर भू-आकृतिक क्रियाएँ होती हैं इनका बोध नहीं होता है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएँ आप मतलब बताएं जो देखिए जा सकती हैं, तो या कुछ ऐसी जिनको नहीं देखा जा सकता, यानी कि कुछ जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो इस तरीके की होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की होती हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। चूंकि भू-आकृतिक कारक अपरदन में निक्षेपण में सक्षम होते हैं, तो अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी कि एक स्थल रूप वो जो कि अपरदन की प्रक्रिया के बाद बने हैं, यानी कि अपरदित, और एक स्थल रूप वो जो कि निक्षेपित यानी कि निक्षेपण की प्रक्रिया के बाद बने हैं। इस तरीके से जो ये स्थल रूप हो गए वो दो प्रकार के हो गए। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी होते हैं जैसे कि समुद्र जल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, यानी कि विवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसका स्वरूप, उसका खुद का रूप एक, और जलवायु की वजह से जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि जलवायु जो कि स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। यानी कि अगर इन तीनों में से समुद्र तल का स्थायित्व हुआ या भूतल का जो विवर्तनिक स्वरूप हुआ, यानी कि प्लेट विवर्तनिक के कारण ये जो स्वरूप हुआ, या फिर जो जलवायु है उसकी वजह से जो स्थल रूपों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इन तीनों की वजह से, इन तीनों में से अगर किसी एक की वजह से भी जो स्थल रूप है वो बदलेगा, तो जो एक विकास है वो उसके अंतर्गत बाधा हमें देखने को मिल सकती है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग, पवने आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है, और यह भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है। इसके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत इसमें किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रवाहित जल के बारे में, यानी कि जो जल बहता है उसके बारे में। आर्द्र प्रदेशों में, यानी कि जहाँ पर नमी होती है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक हैं जो कि धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं, यानी कि जो बहता हुआ जल होता है उसके दो तत्व होते हैं। एक तो होता है कि जो धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ होता है, और जो दूसरा होता है वो उधर रैखिक प्रवाह जो कि घाटियों में, नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। यानी कि दो प्रकार का यहाँ पर हमें जो बहता हुआ जल है वो उसके दो तत्व हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो वो हो गया जो धरातल पर परत के रूप में फैल जाता है, और जो दूसरा हो गया जो कि रैखिक प्रभाव, यानी कि रेखा में वो फैलता है, जो कि जैसे घाटियाँ होती हैं उसके अंदर घाटियों में, नदियों और सरिताओं में के रूप में बहता हुआ जल, यानी कि जो नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं, घाटियाँ देखने को मिलती हैं, वो कैसे एक तरीके से अगर हम कहें एक रेखा के रूप में, या फिर एक पूरे अगर मानचित्र में हम देखते हैं तो एक रेखा के रूप में, वास्तव में ये एक पतली सी रेखा नहीं, काफ़ी चौड़ा वो होता है, लेकिन एक तरीके से रैखिक प्रवाही हम इसको कहते हैं। यानी कि पूरे धरातल पर ये ऐसा नहीं होता है कि निश्चित नहीं है, बल्कि निश्चित होता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, यानी कि एक तरीके से रैखिक प्रवाह इसको हम कह सकते हैं। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल परिवर्तन के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। काल अंतर में, यानी कि जब बहुत काल का अंतर हो जाता है तो उसमें यानी कि जो समय का बहुत अंतर हो जाता है तो उसमें तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो तेज ढाल हमें अगर कहीं पर था तो हमें वो कुछ काल के अंदर, यानी कि काफ़ी समय के बाद वो जो ढाल है वो मंद हो जाएगा, यानी कि जो पहले ज़्यादा तीव्र ढाल था वो कम हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप नदियों का जो वेग है वो भी कम हो जाता है, जिसमें निक्षेपण आरंभ होता है। तो इस ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम या तथा धीमे ढाल पर बनती हैं। मतलब ये है कि जो ये बने आकारों का, लेकिन ये जो नदियाँ हैं इनके मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं।
प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होता है, यानी कि जो जल बहता है जितने कम ढाल पर वो बहता है उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार ये जो अपर्दन है उसके कारण नदी तल जो है वो समतल हो जाता है, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है। यानी कि जब लगातार अपर्दन होगा तो फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जो ये कटाव है, अपर्दन है, वो कम हो जाएगा और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? यानी कि जो बड़े बड़े स्थल रूप होते हैं उनका जो उच्चावच होता है पूरे तरीके से उसका निम्नीकरण संभव हो सकता है या नहीं? तो देखते हैं। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के कारण आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। अवनालिकाओं कालांतर में, यानी कि जो अवनालिकाएं होती हैं जब ये काफ़ी लंबे टाइम में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में बड़ी हो जाती है, विस्तृत हो जाते हैं, इसके होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जो जाल है वो बनाती हैं। शुरू में क्या होता है कि प्रारंभ में अवस्था अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे क्या जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में क्या होता है कि जो सरिताएं हैं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है, यानी कि एक तरीके से खड़ा जो अपर्दन है वो अधिक हो जाता है कालांतर में। इनकी इसमें भी जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, घाटियों के जो किनारे होते हैं उनकी ढाल मंद हो जाती है। इसी प्रकार अपोहा बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते। अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनोक कहते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का जो संक्षिप्त विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में अब हम जानते हैं, यानी कि जो बहता हुआ जल है उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। एक अवस्था में नदियों की बहुत कम संख्या होती है, यानी कि एक अवस्था वो होती है जिसके अंदर नदियों की जो संख्या है वो तो कम होती है और ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। एक तरीके से जो है वो वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, यानी कि जो जल विभाजक जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक बड़े बड़े होते हैं और समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीर भूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते जाते हैं। यानी कि विसर्प की जो तली होती है उसके अंतर्गत कटाव होना शुरू हो जाता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व शिप्रिकाएँ बन जाती हैं। यानी कि वह स्थान जहाँ पर अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं इन सब में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जलप्रपात शिप्रिकाएँ हैं वो बन जाती हैं। एक होती है इसकी प्रोण अवस्था। इस अवस्था में जो नदियाँ होती हैं वो जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियाँ वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिसमें घाटी के भीतर ही नहीं विसर्प बनाती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जो घाटी होती है वो भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रतीत होती है।
युवावस्था में जो निर्मित समतल होता है विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व शिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। यानी कि जो पूरी हमें अवस्था देखने को मिलेगी वो प्रौढ़ अवस्था में देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं वृद्धावस्था के बारे में। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। यानी कि जो ढाल है वो भी कम होगा और जो छोटी सहायक नदियाँ हैं वो भी कम होंगी। यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी और ढाल जो है वो बहुत ही धीरा होगा, धीमे धीमे होगा। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विशाल प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाता है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं जिनमें झील, दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। यानी कि जो विभाजक विस्तृत होते हैं कि बड़े बड़े जो विस्तृत विभाजक होते हैं और जो ये क्या होते हैं वो तथा समतल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है जो झीलें हैं, दलदलें हैं, ये सब उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अधिकतर जो भूदृश्य होते हैं, भूदृश्य जो होते हैं वो या तो समुद्र तल के बिल्कुल बराबर होंगे या फिर थोड़े से ऊंचे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपर्दित स्थल रूपों के बारे में जिसके अंतर्गत घाटियाँ आती हैं। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अपनी अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं और ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई व आकृति के आधार पर ये घाटियां वी आकार की घाटी, गोर्ज और कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। यहाँ पर जो ये गोर्ज दिया गया है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र ये वाला जो है ये इस तरीके का होता है गोर्ज। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर यानी कितने गहरे गहरे ये बन जाते हैं, जो कि होगनेल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गोर्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी है। यानी कि कावेरी नदी जो है उसकी जो घाटी है वहाँ पर वहाँ का ये गोर्ज बना हुआ है। या आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इसके आकार को। फिर एक यहाँ पर ये है विसर्प लूप, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो कोलोरेडो का गभीरीभूत विसर्प लूप है जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये इस तरीके की जो आकृतियाँ यहाँ पर बन रही है। अब हम देखते हैं आगे। गोर्ज एक गहरी संकरी घाटी है जो जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। जैसे हमने भी देखा है एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गोर्ज की ही भांति गहरी होती है। गोर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियल तल की अपेक्षा ऊपरी ढाल अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गोर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों का जो प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। जिसे क्या उदाहरण के लिए कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तर में पाए जाने से होता है तथा गोर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें जो बनेगा वो कैनियन होगा और जो कठोर चट्टानों में बनेगा वो गोर्ज होगा। ठीक है, बस इतना इसके अंतर्गत अंतर होता है। जलगर्तिका व अवनमित कुंड के बारे में यहाँ पर समझते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल के से अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े, यानी कि जो भी जितने भी हम पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हैं वहाँ पर जो नदी तल होते हैं, नदी का जो तल होते हैं, जब उनका अपर्दन हो जाता है तो जो छोटे चट्टानी टुकड़े हैं छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं जिन्हें जलगर्तिका कहा जाता है। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी
गहरी होती जाती है। जलप्रपात का जो तल होता है उसमें भी एक गहरे व बड़े गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। यानी कि जो जलप्रपात होते हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो गहरे गहरे कुंड होते हैं उनको अवनमित कुंड कहा जाता है। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं और अन्य स्थल रूपों के भांति जलप्रपात भी बदलते हुए स्वरूप हैं, जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं अधः कर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प के बारे में। तीव्र ढालों से तीव्रता से बढ़ती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी जो पार्श्व होते हैं कि जो एकदम तेजी से गिरने वाली तीव्र ढाल वाली जो नदियाँ होती हैं उनमें भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती हैं, इनके एक वक्र के रूप में बहती हैं। यह नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधः कर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं, और ये जो लूप होते हैं उनमें गहराई तक वो गहराई तक होते हैं, जो प्राय नदी अपरदन यानी कि जब नदियों का अपरदन होता है ये भूतल के जो धीमे व लगातार उत्थान के कारण ये बन जाते हैं। कालांतर में यानी कि बहुत ही समय का जब अंतर हो जाता है, कई कालों का जब अंतर हो जाता है तो उसमें जो गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गोर्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई हैं। बाढ़ व डेल्टा मैदानों पर बने विसर्प का अधः कर्तिक विसर्प में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? अब हम देखते हैं नदी वेदिकाओं के बारे में। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह होते हैं। यानी कि जितनी भी पुरानी नदी घाटियां हैं उनके जो तलों के चिन्ह होते हैं नदी वेदिकाएं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाई पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं जो होती हैं वो नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाले हो सकते हैं और इनके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहा जाता है। यानी कि पेयर्ड एक तरीके से पेयर में होती हैं ये। जब नदी हम यहाँ पर देखते हैं 7.3 चित्र को। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो युग्मित और अयुग्मित वेदिकाओं के बारे में। युग्मित का मतलब होता है एक तरीके से जोड़ा, जैसे कि ये वाला और ये वाला पूरे एक ये हो गया, एक ये वाला एक ये वाला, यहाँ पर भी एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला, यानी कि एक तरीके से ये पूरा युग्मित है ये। फिर अगला युग्म यहाँ पर ये बन जाएगा, फिर अगला युग्म यहाँ पर ये बन जाएगा। एक तरीके से युग्म के रूप में जो वेदिकाएं हैं ये बनी हुई हैं। अगर ये वाली हम वेदिकाओं को देखें तो इसका कोई युग्म ही नहीं है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा इधर से उधर को कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो युग्म बने हुए नहीं हैं, तो ये अयुग्मित वेदिकाएं कहलाएंगी और ये युग्मित वेदिकाएं। ठीक है, इस तरह से दो प्रकार की जो वेदिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो, तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं उन क्षेत्रों के धीमे भू-उत्थान की द्योतक हैं या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति
को दिखाते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है ये कुछ कारण हैं। नदी जो वेदिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति का कारण कुछ है, जैसे क्या जल प्रवाह का कम हो जाना, यानी कि जो जल की पानी बह रहा था उसका प्रवाह कम हो जाता है, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन या उत्थान मतलब कि या फिर विवर्तनिक कारण से जो भू उत्थान होता है, मतलब कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जितनी भी जो हमें स्थलाकृतियाँ बनती हुई देखती हैं, यानी कि भू उत्थान होता है। अब हम देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। जलोढ़ पंख, इसके अंदर हम जानेंगे सबसे पहले जलोढ़ पंख के बारे में। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, यानी कि जब नदी ऊंचे ऊंचे स्थलों से आकर के बहती है, फिर उसके बाद गिरिपद में या मंद ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, मैदान होते हैं, उनमें प्रवेश कर जाती है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नदीय भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि जहां पर मंद ढाल होता है तो वहां पर ये इतना ज़्यादा भार वहन करने नहीं कर पाती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक वह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, यानी कि जो उनका वास्तविक मार्ग होता है वहाँ तक बहुत दूर तक नहीं बह पाती हैं, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएँ कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में, यानी कि जो नमी वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष के पद तक, यानी कि निम्न शंकु की आकृति और शीर्ष के पद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया जाता है तो वह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात यह है कि मोटे पदार्थ जो होते हैं जो तट के निकट व बारीक कण जैसे कि चीका मिट्टी है, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं, यानी कि जो मोटे मोटे पदार्थ होंगे तो वो तो किनार से ही लगते चले जाएंगे, लेकिन जो बारीक कण होते हैं जिसमें कि चीका मिट्टियाँ जाती है, गाद जाती है, तो क्या होते हैं सागर के अंदर तक काफ़ी दूर तक जा कर के जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की जो लंबाई है वो भी बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं तो देख सकते हैं कि जो नदी कृष्णा नदी है उसका जो डेल्टा है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में का जो भाग है वहाँ पर उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पिरोधिका, यानी कि जहाँ पर बाढ़ मैदान होते हैं, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पिरोधिका होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ बनती हैं, यानी कि जिस तरीके से जो अपर्दन होता है उससे घाटियाँ बन जाती हैं, उसी तरह से जो निक्षेपण होता है उससे क्या होता है मैदान बन जाते हैं, यानी कि अपर्दन से घाटियाँ और निक्षेपण से मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं, यानी कि जितने भी बाढ़ के मैदान होते हैं वो नदी निक्षेपण के ही मूल स्थल रूप होते हैं, यानी कि वो निक्षेपण की क्रिया के द्वारा ही बने हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है, यानी कि जब नदियाँ बहुत ही तेज़ी वाली ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती हैं तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली जो कम वेग वाली जलधाराएं होती हैं वो इसमें मिल जाती हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं जो निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। यानी कि ये जो मैदान होंगे जहाँ पर नदी निक्षेप से बने हुए होंगे मैदान,
तो ये जो मैदान होंगे वो सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाएंगे। तलों के से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। यानी कि जहाँ पर तल होता है, अगर तल से ज़्यादा ऊंचाई, तल से ऊंचाई पर मतलब मैदान बनते हैं बाढ़ के मैदान, तो फिर उनको असक्रिय बाढ़ के मैदान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा बाढ़ के मैदान नहीं बन सकते। अगर तल नीचा होगा तो फिर वहाँ पर बार बार बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने की वजह से क्या होगा कि वहाँ का उसको मतलब सक्रिय माना जाएगा। और अगर तल ऊंचा हो जाए, वहाँ का जो तल है, मान लीजिए अगर ये नदी बह रही है, अगर इसका जो तल होगा अगर वो ऊंचा हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर बाढ़ नहीं आ पाएगी। जब बाढ़ नहीं आ पाएगी तो वह असक्रिय बाढ़ के मैदान वहाँ पर बनाएगी। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जो ये भी मैदान है वो भी दो प्रकार के होंगे। कौन से वाले? असक्रिय बाढ़ के मैदान जो होंगे। कौन कौन से? एक तो होते हैं निक्षेपों से बने होते हैं, यानी कि दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं। दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं। कौन कौन से हैं ये हैं बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। यानी कि एक तो होते हैं बाढ़ निक्षेप और दूसरे होते हैं सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में प्राय क्षैतिज दिशा में अपने मार्ग बदलती हैं। यानी कि जो नदियाँ होती हैं वो क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदल लेती हैं मैदानी भागों में आकर के, और कटा हुआ मार्ग जो होता है वो धीरे धीरे भर जाता है। और बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, यानी कि ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों जैसे कि चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक तटबंध और विसर्प रोधिका के बारे में। यानी कि तटबंध, प्राकृतिक जो तटबंध होते हैं और जो विसर्प रोधिका होते हैं आदि कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। यानी कि जितने भी प्राकृतिक तटबंध होते हैं वो नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है तो यह नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है, तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। ठीक है। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से जानी जाती हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं जो होती हैं वो बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं, और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारे पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई एक परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हों तो वहाँ विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। नदी में इनका प्रवाह की मात्रा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएं जो होती हैं उसके अवतल तट पर बनती हैं, अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपरदन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं वह विसर्पी रोधिकाओं का ये चित्रण यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ये वाले जो तट होंगे ये होंगे प्राकृतिक तटबंध, और फिर इसके आसपास के क्षेत्रों का वो मतलब कि बाढ़ग्रस्त मैदान होगा। और ये इस तरीके से जो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि इस तरह का जहाँ पर घुमाव हो रहा है, घुमाव के आसपास का जो क्षेत्र है ये होता है विसर्पी रोधिकाएं। यहाँ पर ये जो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको विसर्पी रोधिकाएं कहते हैं। जब आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ पर जब बाढ़ जो है वो आ जाती है, फिर उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो एक तरीके से ना थोड़ा सा उठा फिर वैसे इस तरीके का हो जाता है, तो वो जो है वो कहलाता है विसर्पी रोधिकाएं। और जो बिल्कुल उसका तट होता है वो प्राकृतिक तटबंध इसका कहलाता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं नदी विसर्प के बारे में। विस्तृत बाड़वे मैदान डेल्टा मैदान में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। बाड़वे डेल्टाई मैदानों में लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प जो होते हैं वो एक स्थल रूप न होकर के एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण बहुत सारी जो मतलब जो कई कारण हैं वो हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला है मंद ढाल पर बहते जल के तटों पर, यानी कि जो मंद ढाल से बहती हुई नदियाँ हैं उसका जो तट होगा वहाँ पर क्षैतिज या फिर पार्श्व कटाव करने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंतर्गत होगी। और साथ ही जो तट होगा वो तटों पर जलोढ़ व अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव है उससे विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रभाव विक्षेपित होती है वैसे ही ये होगा। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मुजफ्फरपुर है बिहार के अंतर्गत, उसके समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी जो है, गंडक नदी दर्शाने वाला जो उपग्रह से लिया गया चित्र है जिसके अंतर्गत कई छाड़न झीलें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र जो है ये है विसर्प वृद्धि एवं छाड़न लूप तथा स्कंद ढाल एवं अवरोधित तट। तो इस तरीके का होता है। ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये विसर्पी रोधिका कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि ये होगा विसर्पी रोधिका, जितना भी ये मोड़ वगैरह होंगे। और ये होगा इसका जो तल होगा, यानी कि इसका जो तल होगा वो स्कंद ढाल तट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो होगा जहाँ पर ये इस तरीके का जो ये वाला क्षेत्र होगा ये होगा अंतर्नंत बिंदु। ठीक है, जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी के में पानी का प्रवाह है वो भी धीमा हो जाता है और साथ जो पार्श्वों का कटाव है वो ज़्यादा हो जाता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों में रुख के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा जो है वो अपरदित होता रहता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण और निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक अपर्दन से तीव्र कागार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का जो ढाल है वो मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती हैं। अब हम देखते हैं गुम्फित नदी के बारे में। यदि नदी द्वारा प्रवाहित नदीय भार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो जो नदी है वो नदी की जो धारा है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और ये प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपर्दन करता है। नदी घाटी की जो चौड़ाई है वो जैसे जैसे बढ़ती है उसके बढ़ने पर जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जो जलधारा होती है वो कई भागों में बढ़ जाती है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपर्दन व निक्षेप आवश्यक होता है। इसमें जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तो तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमाव हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरिकाओं में बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती हैं और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की गुम्फित नदी प्रारूप का विकास जो है वो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाईं ओर गंडक तथा दाईं ओर सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही चित्र है ये, जो कि तीर के चिन्ह नदी प्रवाह की दिशा पर प्रकट करता है। यानी कि जो ये तीर है इसका मतलब है कि नदी इधर की ओर बह रही है। ये वाली जो है ये गंडक नदी है और ये वाली जो है ये सोन नदी है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर भौम जल के बारे में, यानी कि जो भूमि का जल है उसके बारे में, ग्राउंड वाटर।
भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपरदन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य कम सघन अत्यधिक जोड़ों संधियों व दरारों वाली हों तो धरातलीय जल का अंत स्रवण आसानी से होता है। हाँ, अब ये जो है वो जैसे लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की जो सीधी संधियाँ होती हैं, छिद्र होते हैं, उनके संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल जो है वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर प्रवाह की चट्टानों के अपरदन का कारण होता है। भौमजल में पदार्थों का परिवहन द्वारा स्थल रूप महत्वहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई महत्व नहीं होता है। इसी कारण जो भूमिगत जल होता है उसका कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए ऐसी चट्टानें जो चूना है, पत्थर, डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों में विकसित करते हैं। ये जो होती है ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत एक होती है घोलीकरण की और दूसरी होती है अवक्षेपण की। या तो चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानें जो होती हैं वो अलग अलग अन्य चट्टानों के साथ अंतर स्तरित पाई जाती हैं, या फिर किसी भी जो चूना पत्थर होते हैं या डोलोमाइट चट्टानें होती हैं उनके क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया जाता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अब हम देखते हैं, और हाँ साथ ही अब अपरदनात्मक या निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के जो स्थल रूप हैं वो कास्ट स्थलाकृतियों की ही विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं अपरदित जो स्थल रूप होते हैं उनके बारे में। ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कुंड यानी कि पॉल्स, घोलरंध्र, लैपीज और चूना पत्थर जो चबूतरे होते हैं ये होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, चित्र में समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के जो चित्र हमें देखने को मिलेंगे वो विलयन रंध्र के होंगे, यानी कि ये होंगे विलय रंध्र वाले चित्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जो कि जिसमें कि एक तरीके का जो विलय है वो इसके अंदर से जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घोल रंध्र ये इनको कहा गया है, यानी कि अगर जो घोल होता है वो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो घोल होता है वो गाढ़ा होता है और गाढ़ा जो है वो मोटे छेदों में से निकल सकता है। इसी वजह से ये घोल रंध्र है, इसके जो छेद हैं वो बड़े बड़े हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और साथ ही ये जो है वो निपाती रंध्र है, इसके अंतर्गत ये जो है वो गुफा है। ये इस तरीके से ये वाली जो है इस तरीके से ये वाली गुफा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो इस तरीके की जो गुफाएं अगर किसी भी उसमें होती हैं तो ये होती है निपाती रंध्र कहलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी चट्टान है तो उस चट्टान के जो बीच का जो भाग है उसको यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है कि अगर कोई भी चट्टान है मान लीजिए उसके अंतर्गत गुफा बन गई, जैसे कि या तो वह प्राकृतिक रूप से बनी या फिर मानव निर्मित, यानी कि मानव ने इसके अंतर्गत खुदाई की है। तो मान लीजिए अगर जैसे यहाँ से जो है वो निकलनी शुरू हुई है, यहाँ से अगर हम इसके अंतर्गत जाना चाहें तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर गुफा के अंदर जा सकते हैं, और अगर हम इधर से जाना चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं। तो ये जो है वो ये गुफा है। अब ये जो होगा यानी कि बीच की जो दीवार की तरह होगी इसको कहा जाएगा स्तंभ। और ये जो मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि जो गुफाएं होती हैं वो एकदम एकसार नहीं होती, बल्कि कहीं से ऊंची नीची कहीं से ये, तो इस तरीके जो ऊंचाई नीचाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लटकती हुई है, जो लटकती हुई ऊंचाई नीचाई है वो कहलाएगी स्टैलेकाइट। ठीक है, स्टैलेक्टाइट। और जो नीचे की तरफ होगी, यानी कि नीचे कोई भी अगर गुफा है जो उसके नीचे से ऊपर की ओर है, लटकती भी नहीं है बल्कि नीचे से ऊपर की ओर है, उसको कहा जाएगा स्टैलेगमाइट, ये स्टैलेक्टाइट और ये होगा ये स्टैलेगमाइट। ठीक है, इस तरह से। और ये जो है ये होगा गुफा का मुख, यानी कि ये गुफा यहाँ से इसके अंदर से हम जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो छिद्र होते हैं, इस तरीके के जो छिद्र होते हैं ये कहलाते हैं घोल रंध्र। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं घाटी सिंक होते हैं, ये इस तरह से घाटियों के जो सिंक होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि ये होते हैं
जो वाला इसको कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद कंदराओं की बात करें तो जो कंदराएं होती हैं वो गुफाओं के बाद कंदराएं जो होती हैं ऐसे प्रदेश जहाँ पर जो चट्टानें एकांतर संस्तर हों, यानी कि एक बिल्कुल एक के अंतर पर संस्तर हों, जैसे शैल, बालू, पत्थर, क्वार्टज, और इनके बीच में अलग अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों, जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टाने के संस्तर हों, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण हो जाता है। पानी की जो दरारें होती हैं, संधियाँ होती हैं, वहाँ से रिस करके जो शैल संस्तरण है उनके साथ क्षैतिज अवस्था में बहना शुरू हो जाता है, बहता है, और इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एक तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनाती हैं, जिन्हें क्या कंदराएं कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं निक्षेपित स्थल रूपों के बारे में। निक्षेपित स्थल रूप जो है, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होता है। चूना पत्थर के मुख्य रसायन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि कार्बन युक्त जल यानी कि वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन, उसमें से शीघ्रता से घुल जाता है उसमें ये, और जब इसका जो वाष्पीकरण होता है तो घुला हुआ जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका निक्षेपण हो जाता है, और जब चट्टानों की जो छत होती है उसमें जल वाष्पीकरण होता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो मुक्त हो जाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी जो धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो है वो निक्षेपण होता है। अब हम देखते हैं स्टैलेकाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ के बारे में ये क्या चीज़ें हैं। तो स्टैलेकाइट विभिन्न मोटाइयों के लड़कते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, प्रायः आधार पर या कंदरा के छत के, यानी कि ये जो होते हैं वो एक तरीके से लटकते हुए होते हैं, जैसे कि हमने भी चित्र में देखा था, और ये जो है वो आधार पर या कंदरा की जो छत होती है उसके, यानी कि गुफा की जो छत होती है उसके पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले हो जाते हैं और अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेग्माइट जो कि कंदराओं के फर्श के ऊपर होते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए होते हैं, वो वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, या स्टैलेकाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। यानी कि जब ऊपर से जो है वो जो छत से जो टपकने वाला जो चूना मिश्रित जल होता है, जिसके अंदर चूना मिला हुआ होता है, वो जो जल होता है जब वो ऊपर से टपकता है तो उससे जो इस प्रकार के जो ये कंदराएं हैं वो बनती हैं, या स्टैलेकाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में भी ये बनती हैं। स्टैलेग्माइट जो होती है वो एक स्तंभ के एक चपटी तश्तरी नुमा, यानी कि एक थाली के आकार में, या समतल या क्रेट नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं, और जो विभिन्न मोटाई होती है, अलग अलग मोटाई, उनके स्टैलेग्माइट और स्टैलेकाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बन जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं जो हिमनद के बारे में। हिमनद पृथ्वी पर एक तरीके से हिमनद जो होते हैं वो पृथ्वी पर परत के रूप में हिम, यानी कि बर्फ प्रवाह या पर्वतीय ढालों से जो घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संगति को हिमनद कहा जाता है। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद में गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो वृहत समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले होते हैं, तथा पर्वतीय या घाटी में हिमनद वे हिमनद होते हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। अर्थात मतलब ये है कि एक तो यहाँ पर होंगे कि जो पर्वतीय या घाटी हिमनद होंगे, और जो दूसरे होंगे वो यहाँ पर होंगे गिरिपद हिमनद। गिरिपद हिमनद वो होंगे जो कि वृहत समतल क्षेत्र में, इनकी बड़े बड़े जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक हिम परत के रूप में फैले हुए होते हैं, और जो पर्वतीय ढालों पर होते हैं जो कि पर्वतीय घाटी या हिमनद में होते हैं, वो पर्वतीय ढालों के होते हैं। ठीक है, प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद जो होते हैं वो मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे हाँ, हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो कि हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं, जैसे कि जो उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, और साथ ही जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है,
भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग यानी गौमुख है। वास्तव में अलकनंदा का उद्गम जो है वो अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम देखते हैं अपर्दित स्थल रूपों के बारे में, जो स्थल रूप एक तरीके से उनका अपर्दन हो जाता है, जिसमें कि आते हैं सर्क। और भी कई प्रकार के हैं। पहले हम सर्क के बारे में देख लेते हैं। सर्क क्या होते हैं? हिमनीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा जो उत्पन्न स्थल रंध्र होते हैं उसके सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्क होते हैं वो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर यानी कि ऊपर जो चोटी होती है उस पर पाए जाते हैं। एकमात्र हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटते हैं। सर्क गहरे, लंबे, चौड़े गर्त हैं। इनकी जो दीवार होती है वो तीव्र ढाल वाली, सीधी व अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी हुई जो झीलें होती हैं वो प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती हैं। इन झीलों के संपर्क में झील या टर्न झील कहते हैं। इनकी जो झीलें होती हैं वो सर्क झील या टर्न झील इनको कहा जाता है। सर्क झील या फिर टर्न झील, इनके दो नाम है, सर्क और टर्न। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हॉर्न या श्री शृंग और सिरेटेड कटक के बारे में हम जानते हैं। सर्क और शीर्ष पर अपर्दन होने से जो हॉर्न हैं वो निर्मित हो जाते हैं, और अगर ये 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर यानी कि लगातार जो शीर्ष है उस पर तब तक अपर्दन जारी रखे हैं जब तक उनके तल जो है वो आपस में मिल जाएं, यानी कि जब आपस में मिल जाते हैं तब इसको नहीं रखा जाता। और एक तीव्र वाले किनारे वाले जो नुकीली चोटी होती है उसका निर्माण हो जाता है और इसको कहा जाता है हॉर्न। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिमनद है उसके द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया है ये उससे हमें जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ पर स्थलाकृति हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये है हिमानी, ये वाला है हिमानी द्योत मैदान, और ये जो है वो है अंतिम हिमोड़ यहाँ पर है। और साथ ही जो पार्श्विक हिमोड़ है वो यहाँ है। मध्यस्थ हिमोड़ यहाँ पर है। ये नीलंब घाटी जो है वो यहाँ पर है, और साथ ही अरेत यहाँ पर है ये, और यह है शुरंग, और यह कोल, ये गहराई में कोल, ऊपर की तरफ शुरंग है ये। ठीक है, इस तरह से जो है वो इसको बांटा गया है। अब हम देखते हैं हिमनद घाटी गर्त के बारे में। हिमनद घाटी गर्त जो होती है वो यू कार के जैसी होती हैं, मतलब जो अंग्रेजी अक्षर का यू होता है उससे जैसी होती हैं, और ये हिमनीकृत घाटियाँ गर्त की भांति ही होती हैं, यानी कि जो गर्त की घाटियाँ बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, और ये साथ ही यू आकार की होती हैं। जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने होते हैं, यानी कि जिनके तल चौड़े होते हैं और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र के होते हैं, उन घाटियों में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। ठीक है, चट्टानी धरातल पर झील की उभरी होती है, अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती है। मुख्य घाटी में एक तरफ या दोनों तरफ की जो ऊंचाई होती है उसको लटकती घाटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं निक्षेपित स्थल रूपों के बारे में। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पुलिन और दूसरे होते हैं टिब्बे। ठीक है, पुलिन जो होते हैं वो कुछ रेत पुलिन जो होते हैं वो स्थायी प्रतीत होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, और ज़्यादातर जो पुलिन होते हैं वो रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं, जैसे सिंगल पुलिन है में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं व गोलिश्माएँ होती हैं। ओके, और जो है ये टिब्बे जो होते हैं वो एक तरीके का जो टिब्बे होते हैं वो समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत होते हैं, और टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। इसमें एक रोधिका होती है, रोधिका, रोध तथा स्पिट होते हैं। इसको भी देख लेते हैं हम। रोधिका जो होती है वो जो मतलब कि
समुद्र के जो तट होता है वहाँ पर तट के समानांतर पाई जाने वाली जो रेत होती है उसमें शिंगल व कटक अपतटम समानांतर पाई जाने वाली जो रेत होती है उसमें शिगिल की कटक और अपटत रोधिका जो होती है वो कहलाती है। अपटत जो होती है वो अपतट रोधिका कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिकाएं जो रेत के अधिक निक्षेपण के से ऊपर की ओर दिखाई देती हैं वो रोध रोधिका होती हैं, रोध रोधिका कहलाती हैं। और साथ ही कई बार जो रोधिकाएं होती हैं उनका एक सिरा जो है वो खाड़ी से जुड़ जाता है जिनको कि स्पिट कहा जाता है। यानी कि जब रोधिकाओं का जो सिरा है वो स्पिट से रोधिकाओं का जो सिरा है वो उसमें जुड़ जाता है तो फिर इसको स्पिट कहा जाता है, खाड़ी में जुड़ जाता है तो ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं पवने, विंड्स। पवने जो होती हैं वो उष्ण मरुस्थलों में दो प्रभावशाली अनाच्छादन कारकों में पवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपर्दन कारक होती हैं। अब पवन जो होती है ना, विंड्स जो होती हैं वो मरुस्थलीय धरातल पर शीघ्र गर्म होती है और काफ़ी ज़्यादा शीघ्र ठंडी होती है, यानी कि एकदम गर्म हो जाती हैं और एकदम ठंडी भी हो जाती हैं। ओके, फिर उसके बाद ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं मतलब कि हल्की जो होती हैं पवने, हल्की पवने, और एक होती हैं जो भारी पवने इनको कहा जाता है। ओके, अब ये जो पवने होती हैं वो जो उष्ण धरातल होते हैं उनके ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है जिससे क्या होता है हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर गति करती है और इससे मार्ग में कोई भी रुकावट आने पर भंवर या फिर वातावृत बन जाते हैं। इनके जो भंवर होता है वो इसी वजह से बनता है जब रुकावट आ जाती है इसके मार्ग में ऊर्ध्वाधर चलने पर। और तथा अनुपात व उत्पात प्रवाह उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी पवन ऊपर की ओर चल रही थी, ऊपर आसमान की तरफ चल रही थी, तो क्या अगर कोई भी इसके अंतर्गत रुकावट आ जाती है तो इससे क्या होता है कि जो भंवर आता है वो इसी वजह से आता है या फिर वातावृत भी इसी वजह से आता है। ठीक है, और जो पवनें होती हैं वो मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ तीव्र गति से चलती हैं और इनके जो मार्ग है इसमें कोई भी जब रुकावटें जो होती हैं वो पवनों में विक्षोभ उत्पन्न कर देती हैं। पवन पुआहन घर्षण आदि द्वारा अपरदन करती हैं। मरुस्थलों में जो अपक्षय जनित मलबा होता है उसमें केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धोवन से भी प्रवाहित होता है। पवन केवल जो महीन मलबे का ही अपवहन कर सकती है और बृहत यानी कि बड़े जो अपरदन मुख्यतः बड़े बड़े जो अपरदन होते हैं वो परत बाढ़ या फिर वृष्टि धोवन से ही होते हैं। इसी के जब संपन्न में आ जाते हैं तभी होते हैं। मरुस्थलों में जो नदियाँ होती हैं वो चौड़ी अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय में ही प्रवाहित होती हैं। अब हम देखते हैं अपरदनात्मक स्थल रूपों के बारे में जिसमें कि पेडिमेंट और तदस्थली आती हैं। पेडिमेंट जो होते हैं वो पर्वतों का जो यानी कि मरुस्थलों में जो भूदृश्य होता है उनका जब विकास हो जाता है तो उनसे पेडिमेंट का निर्माण होता है और उसका ही विकसित रूप होता है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित तथा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल जो होते हैं वो पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का जो निर्माण है वो पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है। और जो मरुस्थल क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, उसमें जब उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाती है तो इससे क्या होता है जो पेडी प्लेन होते हैं कि पदस्थली उनको कहा जाता है। जितने भी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर जो उच्च धरातल होते हैं, उच्च धरातल आकृति विहीन होते हैं मैदानों में, ये सब क्या होते हैं मैदानों में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी को पदस्थली कहा जाता है। एक होता है पिलाया। पिलाया क्या होता है कि जो मरुभूमि होती है उसमें जो मैदान प्रमुख स्थल रूप है इसके अंतर्गत जो कि जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यानी कि जो क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्ध होता है तो वहाँ पर ये मैदान जो होते हैं वो उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं मैदान। और इस प्रकार की जो उथली जल झीलें होती हैं उन्हीं को पलाया कहा जाता है। यानी कि जो उथली जल झीलें होती हैं उन्हीं को पलाया कहा जाता है। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय में ही के लिए ही रह जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर
अक्सर प्लाय के जो मैदान हैं वो लवणों से भरे हों, कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि वो प्लाया मैदान जहाँ पर बहुत ज़्यादा लवण की मात्रा हो, नमक की मात्रा होती है, तो उसको कल्लर भूमि या फिर क्षारीय क्षेत्र उसको कहा जाता है। अब देखते हैं हम अपवाहन गर्त के बारे में और गुहा के बारे में। अपवाहन गर्त क्या होते हैं? जितने भी जो पवनें होती हैं एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के जो अपक्षय जनित पदार्थ होते हैं उनसे असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बन जाते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपवाहन गर्त कहा जाता है। और जब तीन वेग जो है वो पवनों के साथ उड़ने वाली धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तलों पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं वो बनते हैं। और इनमें से कुछ जो वात गर्त होते हैं वो गहरे और विस्तृत हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं वात गर्त, उन्हीं को कहा जाता है गुहा यानी कि केव्स। ठीक है, अब हम देखते हैं छत्रक, टेबल तथा पीठिका शैल के बारे में। जो छत्रक होते हैं वो मतलब कि कुछ प्रतिरोधी चट्टानें होती हैं वो घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पर पतले और ऊपरी भाग विस्तृत गोल टोपी के आकार के होते हैं, उन्हीं को छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रतिरोधी चट्टान उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो मेज की भांति विस्तृत होता है जिसको टेबल कहते हैं। और अधिकतर एक अवशेष पीठिका की भांति खड़े होते हैं जिनको कि पीठिका शैल कहा जाता है। अब हम देखते हैं निक्षेपित स्थल रूपों के बारे में, यानी कि वो स्थल रूप जिनका निक्षेपण हो जाता है उन्हीं को निक्षेपित स्थल रूप कहा जाता है। जैसे पवन की जो छटाई उसके करने के बाद जो कारक भी होते हैं, अर्थात पवन जो होती है उसके द्वारा बारीक रेत और परिवहन आदि ऊंचाई और अधिक दूरी तक होता है। पवनों के जो वेग होता है उसके अनुरूप मोटे आकार के जो कण होते हैं वो धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं, इनको घिसते हुए चलते हैं और जब अपने टकराने के साथ अन्य कणों को ढीला कर देते हैं तो जिससे साल्टेशन कहा जाता है। हवा के लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक ऊंची तक उड़ा कर ले जाए जाते हैं, चूँकि जो पवनें होती हैं वो इनके द्वारा कणों का परिवहन करके आकार का भार के अनुरूप हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो पवन होती हैं वो परिवहन प्रक्रिया में पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है और पवन की गति जो है वो घट जाती है और लगभग रुक सी जाती है और इन कणों का जो आकार है वो भी निक्षेपण प्रक्रिया इससे शुरू हो जाती है। और अतः पवन का जो निक्षेपित स्थल रूप है उसमें कणों की जो महीनता है वो देखी जा सकती है, उसका छोटा रूप है वो देखा जा सकता है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित हो जाता है इस पूरी प्रक्रिया के बाद। अब हम देखते हैं बालू टिब्बा के बारे में। बालू टिब्बा जो होता है वो एक प्रकार का जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, मरुस्थल वाले होते हैं, वहाँ पर बालू टिब्बों का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है कि जो इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बालू टिब्बे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं जिसके अंतर्गत आते हैं ये बरखान जो होते हैं वो इस तरह से हमें देखने को मिल सकते हैं। बरखान की ये जो है वो इस तरीके के होते हैं, एक होते हैं सीफ जो इस तरह के होते हैं, एक होते हैं पैराबोलिक जो इस तरह के होते हैं और एक होते हैं अनुप्रस्थ जो कि इस तरह के होते हैं, आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। और एक होते हैं अनुदैर्ध्य जो है वो बालू टिब्बे इस तरह के होते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो टिब्बे हैं इनका निर्माण जो है वो पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो या अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की जो आपूर्ति है वो बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि जो रेत की आपूर्ति है वो अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे जो होते हैं वो एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती हैं। मरुस्थलों में अधिकतर जो टिब्बे होते हैं उनका स्थानांतरण होता रहता है, यानी कि एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित होते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।